हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग जा रहे बात करने बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या है और इसको कैसे समझना चाहिए और इसे समझना ज़रूरी क्यों है। इस वीडियो में हम लोग सारे चीज़ डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे P&L स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। P&L स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में ही पूरा डिटेलिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। तो बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है, मतलब कि फाइनेंशियल हेल्थ, कि उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से है। तो बैलेंस शीट को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो उसमें दो मेन पार्ट होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक तरफ एसेट्स होता है, एक तरफ लाइबिलिटीज होता है। मतलब कि कंपनी के पास कितना एसेट्स है। एसेट्स मीन संपत्ति, यानी कि आपके पास जैसे मान लिया जाए जैसे आपके पास गाड़ी है और फिर बंगला है और फिर प्रॉपर्टी है, तो ये सारी चीज़ एसेट्स में आते हैं। तो ये चीज़ कंपनी के पास कितना है। और लाइबिलिटीज मतलब कि आपके पास उधार कितना है, यानी कि उस कंपनी के पास उधार कितना है। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस बैलेंस शीट में ही किया जाता है। बैलेंस शीट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। मतलब कि जो एसेट्स है उसके बराबर जो शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज है, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाके बैलेंस शीट कहलाता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे किस तरीके से ये दोनों चीज बराबर होते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज दैट मान लिया जाए कि आप कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उस कंपनी में आप अपने तरफ से पैसे इन्वेस्ट करेंगे या कोई इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसे ही हम लोग इक्विटी बोलते हैं। यानी कि कितना परसेंटेज में आपका उसमें होल्डिंग है, तो उसे इक्विटी के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। और दूसरा क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, तो उसका परसेंटेज वाइज आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने जो कंपनी स्टार्ट किया है उसमें आपने इन्वेस्ट किया या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, तो जो इन्वेस्ट किया है, जो अमाउंट है या जो बैंक से आपने लेके आए हैं, वो अमाउंट का आप कोई मशीनरी खरीदेंगे या कोई सामान खरीदेंगे या फिर इन्वेंट्री सामान खरीदेंगे, तो ये सारे चीज़ जब खरीदेंगे तभी आपका कंपनी चलेगा। तो मतलब कि उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने यूज किया तो उन्हीं सारे पैसों का यूज किया। तो इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, यानी कि ये दोनों एक प्रकार से अमाउंट ही है जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो एसेट्स के रूप में निकल के आता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बराबर होते हैं। अब चलो हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग कर लेते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में। अब एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक करेंट एसेट्स, एक नॉन करेंट एसेट्स होता है। करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर लिक्विडेट कर सकते हैं, मतलब कि पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल के बाद लिक्विडेट कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं। जैसे कैश हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार से कैश ही है लेकिन वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट है। जैसे कि मान लिया जाए चेक्स हो गया, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट है, आप इसे कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब कि वो पैसा जो आप कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे आप उसे लिक्विडेट करते हैं, जैसे कि डेट हो गया या फिर इक्विटी हो गया, तो इसे कभी भी इमरजेंसी पड़ने पे आप उसे सेल करते हैं एक साल के अंदर, तो उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। उसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कि किसी चीज़ के लिए आपने पहले पैसे पेमेंट कर दिए हैं, उसके बाद वो सामान यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हैं तो उसका रिचार्ज आप पहले कर देते हैं, फिर उसके बाद आप यूज करते हैं, तो उसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसके बाद आता है अकाउंट रिसीवेबल, मतलब कि वो सामान जो आपने सेल कर दिया है लेकिन आपको अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है, तो उसे अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपने कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, कभी भी आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं, तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री, मतलब कि रॉ मटेरियल, जो अभी आपके पास रॉ मटेरियल है या फिर बन के रेडी है सेल करने के लिए, तो उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं करंट एसेट्स के। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं नॉन करंट एसेट्स के। नॉन करंट एसेट्स में जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपका प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये सारे चीज़ नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स को भी दो पार्ट में रखा गया है, एक हो गया टेंजिबल एसेट्स, एक हो गया इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी कुछ इस तरीके से हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया,
मशीनरी सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स में जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ब्रांड नेम हो गया, इसे हम लोग छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इसे तो हम छू नहीं सकते, केवल हाँ ये हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये एसेट्स के कुछ पार्ट हैं। तो चलो हम लोग लाइबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लाइबिलिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। अब लाइबिलिटीज़ में भी दो प्रकार के होते हैं, एक करंट लाइबिलिटीज़ होता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है। करंट लाइबिलिटीज़ में हम लोग को 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 1 साल के बाद पेमेंट करना होता है। तो ये फ़र्क होता है। करंट लाइबिलिटीज़ में जैसे रेंट हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया, सैलरी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, तो ये सारे करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। तो चलो हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी में देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। वो लाइबिलिटी जो हम लोग को 1 साल के बाद देना है, इसमें आते हैं जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, मतलब 1 साल के बाद जो देना है। पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब जो आपको पेंशन देना होता है जो आपकी कंपनी को। डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब कि जो आपने पैसे खर्च कर दिए हैं लेकिन उसका फ़ायदा अभी नहीं मिला, थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके आपको मिलेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लीज। लीज एक प्रकार से रेंट ही होता है, रेंट थोड़ा कम टाइम के लिए होता है और लीज थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो एक प्रकार से हम लोग रेंट से कंपेयर कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आता है बॉन्ड्स पेएबल, मतलब कि जैसे आपकी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, तो उसे बॉन्ड्स पेएबल कहते हैं। उसके बाद आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, मतलब कि जैसे कि आपने इनकम टैक्स भरा अपने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, आपने जो मेंटेन कराया उसके हिसाब से आपने इनकम टैक्स भरा, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स निकल के आता है वो शायद थोड़ा ज़्यादा है और आपने कम भरा है, ठीक है। तो जो बचा रह जाता है जो टैक्स, उसे ही डेफर्ड टैक्स कहते हैं। मतलब कि जब आप नेक्स्ट टाइम भरने जाते हैं बाद में तो उसे देना पड़ता है, तो उसे डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। सो आई होप कि आपको बैलेंस शीट समझ में आ गया होगा। तो बैलेंस शीट के ये कुछ पार्ट थे जिनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया इन सारे पार्ट के बारे में। तो ये सारे बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे P&L स्टेटमेंट और कैश फ्लो के बारे में कि ये सब क्या होते हैं और इनको एनालाइज कैसे करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैं बैलेंस शीट समराइज कर देता हूँ। जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं जिनको डिस्कस करना पड़ता है, जैसे एसेट्स हो गया और लाइबिलिटीज हो गया। जैसे आपको पता है एसेट्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जैसे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, और लाइबिलिटीज के अंदर वो चीज़ें आती हैं कि आपके कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, ठीक है, आप कितना लोन ले रखे हैं या कितना आप कर्जे में हैं। तो ये लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो एसेट्स में जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, तो ये सारे चीज़ एसेट्स में आते हैं। और लाइबिलिटीज़ में क्या हो गया, जैसे आपको कोई चीज़ पेमेंट करना है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया और फिर टैक्स हो गया, ये सारे चीज़ जो आपको पेमेंट करने के लिए हैं उसे लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है इसमें। तो ये सारे चीज़ हम लोग को बैलेंस शीट में कैलकुलेट करना पड़ता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बैलेंस शीट क्या है और इसे कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ डाउट हो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी, बिट ट्रेंडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।